गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो बच्चों, इस वक्त हम जो है चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, और आज हम प्रश्नावली 4.4 के कुछ सवाल करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है विविक्त कर। विविक्त कर किसका होता है? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर एवं द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं उसके मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि विविक्त कर क्या है। ठीक है, तो विविक्त कर को जो है डी से शो करते हैं। ठीक है, विविक्त कर को डी से शो करते हैं। डी से शो क्यों करते हैं अभी बताते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, NANT। तो डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्त कर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है और ए और क्या सी क्या है, ये सब आप जानते हैं। क्या जानते हैं? जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण, व्यापक रूप आप जानते ही हैं, या हम कहें मानक रूप, ax² प्लस bx और प्लस c=0। ठीक है, ये तो ax² के जो गुणा में होता है वो a होता है, x के गुणा में जो होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है, संख्या जो होती है अकेली, वो क्या कहलाता है? c कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें यही करना है। अगर आपको विविक्त कर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? समीकरण को जो है व्यापक रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अगर समीकरण व्यापक रूप में दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी है तो उसे सबसे पहले हम व्यापक रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये जो ABC के मान हैं वो ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं वो आप जानते ही हैं। उसके बाद हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx और प्लस c=0 से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और तुलना करने पर हमें a, b, c के मान हमें जो है पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट जो सूत्र है वो लगाना है बस। D=v² माइनस 4ac में ABC के मान लगा देंगे। ठीक है, ABC के मान लगा देंगे, और जब लगा देंगे तो उसके बाद आपको हल करना है। हो गया आपका विविक्त कर। जैसे एक सवाल लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले मानक समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में तो दे ही रखी है, अगर नहीं दी होती तो मानक रूप में हम लिखते। ठीक है, उसके बाद तुलना करेंगे। तो तुलना करने वाली बारी आ गई। तो ax² प्लस bx और प्लस c=0 से क्या करें? तुलना करने तो जान ही गए होगे, बहुत दिनों से तुलना कर रहे हैं। तो a बराबर आ गए बच्चों 9। देखिए, x के गुणा में 9 है तो a बराबर 9 हो गए। x गुणा में 12 हैं, वो भी माइनस के, तो b बराबर हो गए माइनस के 12, और c बराबर हो गए 4। c की जगह कितने हैं? 4। अब क्या करेंगे? विविक्त कर सूत्र लगा देंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। बार बार कह रहे हैं, सूत्र आप जो है बार बार रखिए ताकि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये ना एक बार हम सूत्र लगा दें, अगली बार डायरेक्ट लगा रहे हैं।
तो बी की जगह माइनस के 12, 4 की जगह 4 आ गए, ए की जगह कितने हैं 9, सी की जगह कितने हैं 4। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, हल करना है इसके लिए। 12 12 144 और 4 4 16 9 144, 144 से 144 कट गए, कितना आ गए 0। तो डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 144 से 144 कट गए तो डी बराबर कितने आ गए 0 आ गए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे विविध कर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए 3x² माइनस के 8 बराबर 4x। ठीक है, ये आपके पास क्या है समीकरण दे रखी है। तो इसमें हमें क्या करना है वही विविध कर ज्ञात करना है। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए इसमें सबसे पहले व्यापक रूप में लिखिए या आप कह सकते हैं मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप ये दे रखा नहीं दे रखा आपको दिखाई दे रहा है x² के बाद x होना चाहिए, जबकि 8 आ गया तो चलो तो मानक रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x², इधर ले आएंगे माइनस के 4x और ये आ गया माइनस के 8, इधर क्या रह गया कुछ नहीं मतलब 0 रह गया। आगे देखते हैं तो तुलना कर देंगे अब। ठीक है, ax² माइनस bx सॉरी ये प्लस रहेगा प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे तो a b c के मान आ जाएंगे। a बराबर b बराबर और c बराबर, a की जगह देखिए कितने हैं 3, b की जगह माइनस के 4 और c की जगह माइनस के 8। समझ में आ गए। अब d याद करना तो d बराबर हो गए b² माइनस 4ac, b की जगह खाली है 4 और a की जगह खाली कर दी और c की जगह खाली कर दी। ठीक है, ये d आ गया। अब देखिए b की जगह कितने हैं -4, a की जगह कितने हैं 3 और c की जगह कितने हैं माइनस के 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है कुछ नहीं बस गुणा करनी है। 4 चौक 16। ठीक है, और ये देखिए 8 चौक 32 और 32 तियाँ तो यहाँ आ गए 96। और देखो ध्यान रखो जरा माइनस है। ठीक है, 4 तियाँ 12 12 96 वो भी माइनस के। ठीक है, ये क्या हो गए माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गए प्लस के 96। इन्हें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये हो गए 6 और 6 12 9 और एक 10 और एक 11, तो ये आ गए 112। ये आ गए आपके विविध कर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे विविध कर ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। ये तो हमने बता दिया विविध कर कैसे ज्ञात करेंगे। अब जानते हैं मूलों की प्रकृति जो है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें जो है विविध कर ही ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, क्या ज्ञात करना पड़ेगा विविध कर ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो विविध कर ज्ञात करने से ही पता चलता है कि मूल की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब प्रकृति क्या होती है वो भी जान लीजिए जरा। तो मूलों की प्रकृति में हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मूल जो है किस प्रकार के हैं। तो क्या क्या बताना पड़ता है मूलों की प्रकृति में क्या क्या बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात बताना पड़ेगा आपको कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं। अवास्तविक का मतलब क्या होता है काल्पनिक। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि जो मूल हैं वो परमेय हैं या
अपरिमेय हैं। ये परिमेय अपरिमेय आप जानते ही हो, वास्तविक संख्याएं भी आप जानते हो। और तीसरा पॉइंट है आपको कि मूल जो है समान है या असमान है। ठीक है, मूल समान है या असमान है। तो ये आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये किस तरह से ध्यान रखे जाएंगे, इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा? सबसे पहले मूलों की प्रकृति याद करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डी याद। ठीक है, तो यहाँ लिखते रहें। चलो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, ज्ञात करना होता है। ठीक है, अगर, ठीक है, यदि जो डी है उसका मान 0 से क्या हो, बड़ा। ठीक है, डी का मान क्या है, बड़ा है, और साथ ही साथ होना चाहिए पूर्ण वर्ग। ठीक है, और क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, डी कैसा है, डी का मान बड़ा है और कैसा है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, दो शर्तें यहाँ पर, डी का मान 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, तब मूल जो है वास्तविक होंगे, कॉमा परिमेय होंगे। ठीक है, तथा असमान होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर डी का मान 0 से ज़्यादा हो जाए, 0 से ज़्यादा का मतलब आप जानते ही हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, पूर्ण वर्ग, साथ ही साथ क्या है, पूर्ण वर्ग। ये बात ध्यान रखनी है, दोनों ही कंडीशन लागू होना जरूरी है। दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। ठीक है, दूसरी बात देखिए ध्यान से, यदि डी का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कैसा, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा, सिर्फ देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हम फिर से बताएंगे। इनके लिए वास्तविक होंगे मूल, और कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है, और तीसरी बात है आपकी, यदि डी का मान जो है बराबर हो जाए किसके, 0 के। अगर डी का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब मूल जो है वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, और जो दोनों मूल होंगे कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, और एक चौथा पॉइंट है आपका, यदि डी का मान जो है छोटा हो जाए किससे, 0 से, इसका मतलब क्या है, डी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या है, डी का मान ऋणात्मक हो जाए, तब जो है मूल कैसे होंगे,
काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक का मतलब अवास्तविक, ठीक है, पहले बता चुके हैं। अब इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए देखिए अभी ये वाला पॉइंट देखिए, अगर डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डी क्या है, देखिए डी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविधकर कहते हैं। तो विविधकर का मान क्या आ गया है, 0 आ गया। तो 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक संख्याएं पढ़ाई हमने पहले चैप्टर, वास्तविक संख्या है। और कैसे होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और कैसे होंगे, समान असमान होंगे, ठीक है। ये समान होते हैं। तो अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा है तो एक मिनट, चलिए। वास्तविक संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर इनके आगे हम 0 लगा दें, 0 1 2 3, ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, p/q के रूप में होती हैं, और q का मान जो है 0 ना हो, बस इतनी तो बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी संख्याएं क्या हो गई, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई। ये सारी संख्याएं क्यों हो गई कि 1 के बटे में भी आप 1 लगा सकते हो, 2 के बटे में भी आप 1 लगा सकते हो, 3 के बटे में भी आप 1 लगा सकते हो। किसी या हम कहें 5/4, ये तो होंगे 3/2, ये तो सब संख्या हैं ही। लेकिन अगर कोई संख्या अकेली लिखी है, जैसे मान लीजिए 4 लिखे हैं, ये परिमेय है नहीं है क्यों, बटे में 1 लिख दो, हो गया p/q के रूप में, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आती तो होंगी लेकिन भूल गए होंगे, पुरानी बातें भूल जाते हो ना बहुत जल्दी। अपरिमेय क्या होती हैं, अंडरूट में जो संख्या होती है वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। लेकिन उनका क्या हो, वर्गमूल ना हो, बस। जैसे मान लीजिए 2 √3, अब √4 आ गए, तो √4 क्या होगा, √4 का तो वर्गमूल होता है, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये संख्या नहीं होगी, 5 हो सकती है, ठीक है। √में 33 आ गए, √ में कुछ भी आ गए संख्या, ठीक है, लेकिन उसका वर्ग ना हो, वर्गमूल ना हो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। अब वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ये जो ऊपर सभी जितनी लिख रही हैं वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपने पढ़ा भी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पहले चैप्टर में, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपके अब कि वास्तविक संख्या होती हैं। जो ऊपर जितनी भी संख्याएं लिख रही हैं, चाहे √ में संख्या हो और चाहे 1/2 हो या 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या हो, वो सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे थे मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक होने का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या तो ये भी वास्तविक संख्या भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। असमान मूल का मतलब समझ लीजिए, देखिए x के 2 मान आते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं, आपको पता है। देखिए आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ आते ही हमने क्या कर ली, 2 पार्ट कर लिए। तो 2 पार्ट कर लिए, इसका मतलब क्या, x के कितने मूल हो गए, 2 मूल हो गए। तो दोनों मूल यहाँ देखिए, x का यहाँ जो b² - 4ac, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य सूत्र को आप ध्यान से देखोगे तो √ में क्या है, b² - 4ac। इसका मतलब क्या है, ये d ही तो है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो जो √ में क्या है, b² - 4ac, हम ऐसे भी लिखते हैं, √ में d, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो चूंकि पहले ये पढ़ाया था इसलिए हमने नहीं बताया ये बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। तो √ में हम d लिख सकते हैं, या √ में आप b² - 4ac, ठीक है। तो अगर इसका मान 0 हो जाए तो देखिए d का मान क्या होगा, 0 होगा। तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। और कैसे होंगे, दोनों मूल समान होंगे, एक जैसे होंगे। तो वही तो यहाँ पर स्थिति है। देखिए यहाँ 48 से 48 कट गए, ये 0 आ गया, मतलब d का मान क्या होगा, यहाँ पर d का मान होगा 0। तो d का मान 0 हो गया। तो जब 0 हो गए तो 0 अब चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा इस संख्या पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये संख्या कैसी हो गई,
बताइए ये संख्या कैसी हो गई, दोनों मूल कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो दोनों मूल कैसे हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर है। देखो डी का मान अगर 0 हो जाएगा तब मूल वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखें। ठीक है, और दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। सही। और देख लीजिए ये वाला भी देख लीजिए, अपरिमेय कब होंगे। देखिए यहाँ देखिए डी का मान 0 से बड़ा हो और डी का मान जो पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। देखिए ये हम केवल अभी समझा रहे हैं आपके लिए, सवाल भी कराएंगे इस पर। ये वाला सवाल है, यहाँ डी का जो मान हो गया, डी का मान जो है कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ये 13। डी बराबर कितना आ गया, अंडूड डी बराबर तो 13 आ गए, डी बराबर कितने आ गए, 13 आ गए। ठीक है, तो देखिए डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, मतलब 13 आ गए, तो 0 से बड़े ही हैं और पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब, पूर्ण वर्ग कौन संख्या होती है, 4 होती है, 3 3 9 होती है, 4 चौक 16 होती है, 5 25 होती है। ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग हैं। तो इनके अलावा तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग भी नहीं है और 0 से बड़ी भी संख्या है, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो देखिए वास्तविक तो है ही। ठीक है, और अपरिमेय होंगे। ठीक है, कोई संख्या अंडूर 3 में अगर कुछ हम जोड़ दें या कुछ घटा दें तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही रहेगी। और कैसे होंगे, असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग। तो देखिए ये 3 + 13 है, 3 + √13, यानी कि इसमें जुड़ रहे हैं और इसमें क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो दोनों मूल कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, मतलब असमान हो गए। ठीक है, तो दोनों मूल कैसे हो गए, असमान हो गए। तो चलिए अब कुछ सवाल करते हैं इस पर आधारित। ये आप टेबल जो अच्छे से बना लें। ये आप टेबल बना लें अच्छे से। ठीक है, ये लाइन मत खींचना। तो अब कुछ सवाल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में नहीं दे रखे हैं सवाल। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल करके लिखा दे रहे हैं आपको। x² + 6x + 9 बराबर 0। हाँ, एक 2 4 सवाल दे रखे हैं, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद चलते हैं किताब पर। प्रश्नावली 4.4 एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही ज्ञात करेंगे, b² ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आपके ए बी सी के मान आ गए, ए बी और सी। ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान आ गया 6 और सी का मान आ गया 9। क्या ज्ञात करेंगे, डी b² - 4ac। नीचे जगह कम है, इस वजह से हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। ठीक है, 4ac। तो b की जगह 6, देखिए b की जगह 6, तो 6 का वर्ग, ए की जगह 1 और सी की जगह 9। तो डी बराबर आ गए 6 चंग 36 - 4 नेम 36। 36 में 36 का क्या बचे, 0। 36 में 36 का 0, तो डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो लिख दीजिए यहाँ पे। यही तो पूछ रहे हैं सवाल में कि इसके मूल कैसे होंगे। मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, मूलों की प्रकृति याद करो, यही कह रहे हैं सवाल में। तो मूलों की प्रकृति कैसे हुई, लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे तथा समान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल करा दिया। ये आप उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्नावली करते हैं 4.4। देखिए सवाल में क्या दिया है,
कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ यही ज्ञात करवा रहे हैं मूलों की प्रकृति, जो अभी समझा रहे थे हम। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब समझ लीजिए, अस्तित्व का मतलब ये है कि मूल काल्पनिक नहीं है। ठीक है, अस्तित्व का मतलब क्या है? देखिए, ये जो काल्पनिक है इसका मतलब क्या है? इसका अस्तित्व नहीं है, मतलब डी का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। बस ये आप ध्यान रखना, डी का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। डी का मान माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों में अस्तित्व है। तो इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, तो पहले यही करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने आ गया है। तो सवाल आपने देख लिया। सबसे पहले क्या ज्ञात करना? विविध कर ज्ञात करना। उसके बाद मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करना? मूल भी ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि किस विधि से ज्ञात करना है, तो जो आपका मन करे उस विधि से आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना करने पर, तो तुलना जब हो जाएगी तो a बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 2, b बराबर आ जाएंगे -3 और c बराबर आ जाएंगे 5। ठीक है, तो ये ABC के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर लेंगे, विविध कर ज्ञात करेंगे। b² - 4ac, b की जगह हम खाली छोड़ दी -4, a की जगह खाली छोड़ दी, c की जगह खाली छोड़ दी। b की जगह कितने हैं? -3 और a की जगह 2 और c की जगह 5। ठीक है, तो d बराबर 3 3 9। देखो प्लस का बार माइनस का बार कहते हैं, माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। अभी इसकी गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस के 40 आ गए। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 40 में से 9 घटा दीजिए, कितने आ गए? 31। अब ये ध्यान रखिए, चिन्ह आता है बड़ी संख्या के सामने का, तो 40 बड़े हैं तो माइनस के आ गए। और जब माइनस के आ गए तो हमने यही बताया था कि माइनस के ही नहीं आने चाहिए। अब आने चाहिए मतलब ये तो ना आएगा ही नहीं, आ तो सकता है, लेकिन माइनस में जब आ जाता है तो उसके मूल का जो अस्तित्व होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यही हम यहाँ बताने वाले हैं, लिख देंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे? काल्पनिक हैं। ठीक है, तो जब काल्पनिक हो गए तो इनका अस्तित्व ही नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है तो इसे ज्ञात भी नहीं करना है हमें। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 3x² - 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, सवाल आपके सामने है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? इसमें भी आपको वही करना जो इसमें करना था। तो ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो a बराबर आ गए। देखिए a बराबर कितने हैं? ये x² गुणांक कितने हैं? 3। b बराबर कितने आ गए? देखिए b की जगह क्या है? x के गुणा में जो होता है वो b होता है, बता चुके हैं पहले। तो ये क्या होगा? सब b होगा ये। तो -4√3। अब ये मत सोचना कि √3 छोड़ दें हम। ठीक है, जितनी भी संख्या होंगी सब क्या होगी? b की जगह ही होगी, और c की जगह आ गए 4। ठीक है, अब d ज्ञात कर लीजिए। b² - 4ac, तो d बराबर हो गए b² हो गया -4 आ गए। जिस तरह से लगवाते हैं उसी तरह से लगाओगे तो गलत होने के चांस जो है कम हो जाएंगे। तो b की जगह कितने हैं? ये हैं, लीजिए -4√3 -4√3 हो गए। a की जगह 3 और b की ये c की जगह 4 हो गए। वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करना तो आप जानते हैं कि 4 का वर्ग कितना हो गया? माइनस का वर्ग हो गया प्लस, और 4 का वर्ग हो गया 16, और ये √3 है, इसका वर्ग हो गया 3। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब हम
चलो यहीं लिख दे रहे हैं। अंडरूट 3 की गुणा हम अंडरूट 3 से करेंगे तो कितने होंगे? 3 होंगे, तो वही तो 3 लिख दिए। 4 3 12 और 12 चौक, ठीक है, ये डी आ गया। 16 3 48, ये भी माइनस के 48 हो गए। 48 से 48 चाहे तो काट दीजिए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए। 48 में 48 गए 0। तो जब 0 आते हैं तो डी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे? देखो जब डी का मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो लिख देंगे वास्तविक होंगे। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? परिमेय होंगे। और कैसे होंगे? देखिए समान होंगे, ठीक है। डी का मान 0 आएगा तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। तथा समान होंगे। अब सवाल में क्या कहा था? सवाल में इन्होंने ये कहा था कि अगर मूल कैसे हों? अस्तित्व में हों। तो अस्तित्व तो है इनका, ठीक है, तो उन्हें क्या करिए? ज्ञात करिए। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ज्ञात करते हैं इसके लिए। तो सबसे आसान विधि लगा देते हैं, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी। अब अंडरूट डी लिख दिया। अब आपके समझ आ गया वो अंडरूट डी क्यों लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डी बराबर ही तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है डी बराबर, तो डायरेक्ट डी लिख दिया हमने यहाँ पर। और बटे 2a। x बराबर माइनस के b, तो देखिए ये माइनस और ये हम लगा दिए b प्लस माइनस अंडरूट, यहीं ऐसे रहने दे रहे हैं, बटे 2 और ये a, ठीक है। तो देखिए इसमें मान लगा दीजिए। मान लगाने के लिए ध्यान रखिए, मान आपको लगाना b का, तो b की जगह कितने हैं? ये देखिए b की जगह है आपके माइनस के 4 अंडरूट 3, माइनस के 4 अंडरूट 3, ठीक है। और यहाँ d का मान कितना है? देखो d, अब आप यहाँ 20 का माइनस 4ac मान रखने की ज़रूरत नहीं है। d की जगह ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी सवाल में आप ज्ञात कर चुके हो। d का मान कितना होगा? 0। तो यहाँ आप लगा दीजिए 0। अब 2a, a की जगह कितने लगाने हैं आपको? देखिए a की जगह कितने लगाने हैं? 3, तो लगा दीजिए यहाँ 3। अब इसे हल कर लीजिए बस। तो x बराबर हो गए माइनस माइनस प्लस 4 अंडरूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 2 3 6, ठीक है। अब वही बात दो पार्ट कर ली यहाँ पर हमने। तो x बराबर 4 अंडरूट 3 बटे 6 और x बराबर 4 अंडरूट 3 बटे 6। अब आप सोच रहे हो ये दोनों जैसे क्यों लिख दिए? क्यों लिख दिए? क्योंकि चाहे तो आप जोड़ लो 0 और चाहे तो घटा लो 0, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते थे, x बराबर 4 अंडरूट 3 बटे 6, एक लाइन और बढ़वा दी आप लोगों ने, अंडरूट 3 बटे 6। काट लो अब, ठीक है, काटो इसे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये तो हो गए आपके x बराबर 2 अंडरूट 3 और बटे 3। ये भी आ गए 2 अंडरूट 3 बटे 3। अब ये यहीं नहीं छूटेगा, देखो कट जाएंगे अभी। और ये कट कैसे जाएंगे देख लीजिए। अब हमने यहाँ क्या बताया था कि अंडरूट 3 को गुणा अंडरूट 3 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाते हैं। तो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं, 3 या क्या लिखेंगे? अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3, ठीक है। x बराबर 2 अंडरूट 3 तो है ही, 3 को कैसे लिख देंगे? अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3, यहाँ भी लिख दीजिए x बराबर अंडरूट 3 और गुणा अंडरूट 3। 1 अंडरूट 3 से 1 अंडरूट 3 काट दीजिए, इधर भी काट दीजिए। तो कितने आ गए? 2 बटे अंडरूट 3 और इधर भी आ गए 2 बटे अंडरूट
3, एक आंसर आपका ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। तो देखिए दोनों मूल कैसे आए हैं, समान आए हैं या नहीं आए हैं, देखिए ध्यान से, समान आया बिल्कुल। तो यही तो है मूलों की प्रकृति। मूल कैसे हैं, वास्तविक भी हैं, परिमेय भी हैं, और कैसे हैं, समान भी हैं। ठीक है, वास्तविक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, सब बता चुके हैं पहले चैप्टर में। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो पहला चैप्टर आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा समझा भी दिया था। चलिए एक सवाल और करते हैं। पहले का तीसरा सवाल है। ठीक है, ये है आपका 2x² - 6x और प्लस 3 बराबर 0। चलिए बच्चों, ये वाला सवाल आप जो है खुद से करें। जैसा भाई हमने ये सवाल करा दिए, 2 सवाल इसी तरह से होने हैं ये सवाल, तो आप इसी की तरह लगाने की कोशिश करिए और उत्तर चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना।